हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इन्फेंसी यानी शैशव अवस्था और अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था पढ़ ली है। आज हम डिस्कस करेंगे लेटर चाइल्डहुड यानी बाद के बाल्यकाल की अवस्था। ये जो स्टेज होती है, इसका टाइम पीरियड है वो 6 से 12 वर्ष होता है। चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड माना गया है वो 2 से 12 वर्ष चाइल्डहुड को माना गया है। चाइल्डहुड को, बाल्यावस्था को, बाल्यकाल को हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं। अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड यानी बाद के बाल्यकाल की अवस्था। अर्ली चाइल्डहुड है वो 2 से 6 वर्ष होती है और लेटर चाइल्डहुड है ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे में किस किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, कौन कौन से डेवलपमेंटल टास्क बच्चे को मिलते हैं, कौन कौन से डेवलपमेंटल माइलस्टोन तक बच्चा इस स्टेज में पहुंचता है, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एज को, इस स्टेज को हम एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं यानी प्राथमिक विद्यालय आयु कहते हैं। 6 से 12 वर्ष की हम बात कर रहे हैं। जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो वो पहली कक्षा में स्कूल में जाने लगता है। पहली कक्षा का फर्स्ट क्लास की अगर हम बात करें तो 6 वर्ष का बच्चा है वो फर्स्ट क्लास में जाता है। जब बच्चा फॉर्मल स्कूल में जाने लगता है उसी उम्र को हम एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड को हमने प्री स्कूल एज कहा था। स्कूल में आने से पहले की स्टेज को प्री स्कूल एज कहा गया, क्योंकि वहां पर बच्चा प्री स्कूल जा रहा था, बाल वाटिका जा रहा था, आंगनबाड़ी जा रहा था। यहाँ पर बच्चा एक फॉर्मल स्कूल में, एक एलिमेंट्री स्कूल में दाखिल हो जाता है पहली कक्षा में, इसलिए इसको एलिमेंट्री स्कूल एज कहा जाता है। यह अवस्था सामान्यतः क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास फिफ्थ या सिक्स तक के बच्चों से संबंधित होती है। यहां से क्या याद रखना है, लेटर चाइल्डहुड को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं। दूसरा, इस स्टेज को हम गैंग एज कहते हैं। यहाँ पर बच्चा अपनी एक गैंग बनाता है। गैंग का मतलब है अपना एक ग्रुप बनाता है जिसमें पर्टिकुलर 5 से 6 बच्चे होते हैं, और ये जो 5 से 6 बच्चे हैं ये फिक्स होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में था तो वो किसी भी ग्रुप में कभी भी चला जाता था, उसके ग्रुप्स, उसके फ्रेंड्स हैं वो बहुत जल्दी चेंज होते थे। बच्चे को अगर एक फ्रेंड ने टॉफी नहीं दी तो उसने कहा कि अब तू मेरा दोस्त नहीं है, वो दूसरे के साथ बैठना शुरू कर देता था। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में शो करता है। लेकिन इस स्टेज में बच्चा किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति अपनी कन्फर्मिटी दिखाता है, उसी एक ग्रुप में रहना पसंद करता है, इसीलिए इसको गैंग एज कहा जाता है। अपने फ्रेंड्स के साथ छोटे छोटे ग्रुप बनाकर रहना पसंद करता है। ये ग्रुप एक्टिविटीज में, गेम में और टीम वर्क में रुचि लेते हैं। आपको यहाँ पर सेक्स डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो बॉयज हैं वो बॉयज के साथ ग्रुप बनाते हैं, गर्ल्स हैं वो गर्ल्स के साथ ग्रुप बनाती है, यानी यहाँ पर सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। लड़का और लड़की सब एक साथ खेल रहे होते हैं, लड़का और लड़की मिक्स ही वहां पर खेल रहे होते हैं। अगर हम बेंच पे बैठने की बात करें तो लड़का लड़की के साथ बैठता है, लड़की लड़के के साथ, कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जब बच्चा फॉर्मल स्कूल में आता है, एलिमेंट्री स्कूल में आता है, अब वहां पर उसके मन में सेक्स डिफरेंशिएशन आ जाता है। गर्ल गर्ल्स के साथ ही खेलेंगी, बॉयज है वो बॉयज के साथ खेलेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक भी बच्चा यहाँ पर शो करता है। आगे देखिए, यहाँ पर स्टेबल फ्रेंडशिप होती है। यहाँ पर जो लंगोटिया यार बनते हैं, लाइफ लॉन्ग तक जिन बच्चों के साथ दोस्ती रहती है, वो बच्चे, वो फ्रेंडशिप इसी स्टेज में डेवलप होती है। इस स्टेज के अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं तो इसका मतलब आपकी मित्रता है वो क्या है, पक्की है। इस स्टेज में जो फ्रेंडशिप है वो अधिक मजबूत होती है। पिछले स्टेज की जो फ्रेंडशिप थी वो मजबूत नहीं थी, जैसे मैंने अभी बताया, एक टॉफी पर भी वो दोस्ती तोड़ देते हैं। अगर तुम दूसरे से बात कर रहे हो तो ये हमें पसंद नहीं है। ये बच्चा किस स्टेज में शो करेगा, लेटर चाइल्डहुड में। मेरा दोस्त सिर्फ मेरा दोस्त है, अगर तुम मेरे ग्रुप का हिस्सा हो तो तुम मेरे ग्रुप में ही रहोगे, तुम दूसरे ग्रुप में नहीं जा सकते। इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चा इस स्टेज में शो करता है। अपने फ्रेंड्स के प्रति लॉयल्टी और ट्रस्ट विकसित करते हैं। कई बार इस एज में बनी हुई फ्रेंडशिप लंबे समय तक रहती है।
उसके बाद देखिए ग्रोथ रेट स्लो डाउन, ग्रोथ रेट है वो कम हो जाती है। हमने देखा था जो इन्फेंसी है, जो शैशव अवस्था है, इन्फेंसी में सबसे ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा था, सबसे फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट इन्फेंसी में था। फिर जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आया तो उसका जो फिजिकल ग्रोथ की रेट है वो स्लो डाउन हो गई। फिर बच्चा जब लेटर चाइल्डहुड में आएगा तो इसका जो डेवलपमेंट है वो आपको रुका हुआ सा महसूस होता है। जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे हैं, इनमें आपको देखने को मिलेगा कि हमें लगता है कि बच्चे बढ़ ही नहीं रहे हैं, बच्चे की ना तो हाइट बढ़ रही है, ना बच्चे का वेट बढ़ रहा है। बढ़ता है लेकिन बहुत स्लो बढ़ता है, जो हमें नोटिस नहीं होता। फिर जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है, एडोलेसेंस में जब बच्चा आएगा, फिर से उसकी फिजिकल ग्रोथ एकदम से बढ़ जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक लीनियर प्रोसेस नहीं होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, वो हमेशा घटता बढ़ता रहता है, कर्वी लीनियर होता है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। क्लियर? सबसे फास्टेस्ट कहां था? इन्फेंसी में था। और अगर इन्फेंसी के साथ सॉरी प्री नेटल स्टेज भी अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ हो तो प्री नेटल स्टेज में सबसे तेजी से होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब फिजिकल डेवलपमेंट सबसे फास्टेस्ट होता है, फिर इन्फेंसी में होगा, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में जाकर फिर से बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रोथ रेट है वो आपकी धीरे हो जाती है, हाइट और वेट बढ़ते हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे। जेंडर डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। जेंडर डिफरेंस कैसे? डेवलपमेंट है वो लड़के और लड़कियों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो गर्ल्स हैं, लेटर चाइल्डहुड में गर्ल्स का डेवलपमेंट है वो फास्ट होता है और बॉयज का डेवलपमेंट है वो स्लो होता है। 6 से 12 साल की लड़कियां हैं वो हमें ज्यादा बढ़ती हुई दिखती हैं, वेट भी गेन करती हैं, हाइट भी गेन करती हैं। लड़कों का जो डेवलपमेंट है वो स्लो डाउन हो जाता है। लड़कियां हैं लड़कों से कंपैरेटिवली 2 साल आगे होती हैं डेवलपमेंट में। इसका मतलब क्या है? अगर हम बात करें, एक 10 साल की गर्ल है और एक 10 साल का बॉय है, ये जो 10 साल की गर्ल है ये ज्यादा डेवलप्ड दिखती है इस 10 साल के बॉय से। यानी अगर 10 साल की गर्ल है तो वो 12 साल के बॉय जितना डेवलपमेंट कर लेती है, 2 साल वो आगे होती है। उम्र में कम है लेकिन उसका डेवलपमेंट है वो ज्यादा होता है, 2 साल आगे होती है। गर्ल्स का डेवलपमेंट अक्सर बॉयज से लगभग 2 ईयर आगे होता है। इसीलिए बच्चे में जो प्यूबरिटी है, गर्ल्स में प्यूबरिटी जल्दी आ जाती है, बॉयज में प्यूबरिटी बाद में आती है। प्यूबरिटी का मतलब होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी आना। बच्चा जब रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होने लगता है तो उस स्टेज को हम मैच्योरिटी कहते हैं, उस स्टेज को हम सेक्सुअल मैच्योरिटी कहते हैं या फिर प्यूबरिटी कहते हैं। इसको हम प्यूबरिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबरिटी कहते हैं। प्यूबरिटी गर्ल्स में है वो जल्दी आ जाती है, गर्ल्स में लगभग 10 साल में आ जाती है और बॉयज में 12 साल में प्यूबरिटी आती है। प्यूबरिटी का शुरुआत यहाँ पर होती है, एडोलेसेंस में जाकर प्यूबरिटी कंप्लीटली डेवलप होती है। यहाँ पर प्यूबरिटी की जैसे स्टार्टिंग हुई वहीं से एडोलेसेंस शुरू होता है। प्यूबरिटी के जस्ट शुरू होते ही बच्चे में एडोलेसेंस की स्टेज है वो शुरू हो जाती है। गर्ल्स में 10 ईयर में प्यूबरिटी आ जाती है और बॉयज में 12 साल की उम्र में प्यूबरिटी आती है। नेक्स्ट देखिए, बिगिनिंग ऑफ प्यूबरिटी, ये मैं अभी आपसे बात कर चुकी हूँ। प्यूबरिटी की शुरुआती साइन आपको देखने को मिलते हैं। फुल प्यूबरिटी एडोलेसेंस में डेवलप होती है। इंप्रूव्ड मोटर स्किल्स, यहाँ पर बच्चे की जो मोटर स्किल्स है वो डेवलप हो जाती है। जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है, 2 से 6 वर्ष में होता है, तब आप उसको बैट और बॉल से खेलने दें। बॉल यहाँ पर रखिए, बैट को मारने की कोशिश करेगा लेकिन वो बॉल पर नहीं लगती है, इधर उधर उसका बैट लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे के हैंड और आई के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया है। बच्चे बार बार ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, बार बार वो कर रहे हैं क्योंकि वहां पर बच्चे के आंखों के बीच में और हाथ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं आया है। आई और हैंड के बीच में कोऑर्डिनेशन लेटर चाइल्डहुड में डेवलप होता है, यहाँ पर डेवलप होता है। यहाँ पर बच्चे की तरफ आप ऐसे बॉल फेंकोगे तो बच्चा कैच कर लेगा। बच्चा बैट और बॉल खेलने लगता है किस उम्र में? लेटर चाइल्डहुड में। इससे पहले बच्चे के हाई आईज और हैंड के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। अच्छा, मोटर स्किल्स की अगर हम बात करें, मोटर स्किल 2 टाइप की होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मोटर स्किल्स हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी?
फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब है जहां पर बच्चे की लार्जर मसल्स का डेवलपमेंट होता है, और फाइन मोटर स्किल का मतलब है जहां पर बच्चे की स्मॉलर मसल्स का डेवलपमेंट होता है। लार्जर मसल्स का डेवलपमेंट कहां पर होगा? अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूं अर्ली चाइल्डहुड की, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चा चलना सीख जाता है, जंपिंग करना सीख जाता है, स्विमिंग करना सीख जाता है, रनिंग करना सीख जाता है, स्टेयर्स पर चढ़ना सीख जाता है। ये सब चीजें बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में कर लेता है। लेकिन जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आता है तो यहाँ पर बच्चे की फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट जहां पर बच्चे की स्मॉलर मसल्स का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर बच्चा राइटिंग करना सीख जाएगा, ड्राइंग करना सीख जाएगा, नीटिंग करना सीख जाएगा। यहाँ पर जहां पर स्मॉलर मसल्स अपनी पेंसिल पकड़ना सीख जाएगा। ये क्या है? यहाँ पर बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं। दोनों तरह का डेवलपमेंट हो जाता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, और फाइन मोटर डेवलपमेंट बच्चे का कहां पर होता है? लेटर चाइल्डहुड में आकर होता है। क्लियर हुआ? बच्चे का डेवलपमेंट है हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है, हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। पहले बच्चे का सरल डेवलपमेंट होता है, फिर बच्चा कॉम्प्लेक्स चीजें सीखता है। इसी तरह से हम बात करें, बच्चे का डेवलपमेंट हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है। पहले बच्चा सामान्य चीजें सीखता है, फिर स्पेसिफिक सीखता है। पहले बच्चा पूरे हाथ का यूज करना सीखता है, उसके बाद वो फिंगर्स का यूज करना सीखता है। मतलब डेवलपमेंट हमेशा सामान्य से विशेष की तरफ होता है। क्लियर? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर बच्चे के इंक्रीज पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, साथियों का जो प्रभाव है वो बढ़ता है। अर्ली चाइल्डहुड तक बच्चे में पेरेंट्स का और टीचर का प्रभाव होता है। वो इमिटेशन करता है किसकी? अपने पेरेंट्स की, अपने बड़े बहन भाइयों की और अपने टीचर की। लेकिन जैसे ही बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आता है, यहाँ पर वो गैंग बनाता है, यहाँ पर वो ग्रुप बना रहा है। तो ग्रुप बनाएगा तो ग्रुप का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। सबसे ज्यादा ग्रुप का इन्फ्लुएंस एडोलेसेंस में होता है, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में बच्चे में ग्रुप का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर क्या है? फ्रेंड्स पीयर का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, फ्रेंड्स की ओपिनियन और बिहेवियर है इससे प्रभावित होता है। रिड्यूस्ड पेरेंटल इन्फ्लुएंस, जो माता पिता का इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं जाकर कम हो जाता है। यहाँ पर मेन जो इन्फ्लुएंस रहता है वो पीयर का होता है। पीयर कौन होते हैं? उसी की एज के उसके फ्रेंड। बच्चा जिस उम्र का है उसी एज के उसके फ्रेंड पीयर माने जाते हैं। पीयर्स का और टीचर्स का इन्फ्लुएंस इस स्टेज पर होता है, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है। और जब बच्चा एडोलेसेंस में जाएगा तो टीचर और पेरेंट्स दोनों का बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, पीयर का जो उसके फ्रेंड्स हैं उनका सबसे ज्यादा होगा। देखिए, पॉसिबिलिटी ऑफ डेलिक्वेंसी, यहाँ पर बच्चे का माता पिता का पेरेंटल जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता है, इसीलिए बच्चा बाल अपराध की प्रवृत्ति डेवलप होती है। लेटर चाइल्डहुड में बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है, बच्चा चोरी करना सीख जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंटल इन्फ्लुएंस है वो उसका कम होता है और वो डेलिक्वेंसी की तरफ जाता है। झूठ बोलना हो गया, चोरी करना हो गया, स्कूल के रूल्स तोड़ना हो गया, ये बच्चा इसी स्टेज में सीखता है। डेलिक्वेंसी की पॉसिबिलिटी कहाँ होती है? लेटर चाइल्डहुड में होती है। लेटर चाइल्डहुड के बच्चे को इन चीजों से बचाने के लिए पेरेंट्स को उनके दोस्त बनकर उनके साथ रहना होता है। अब देखिए, लॉजिकल एंड, अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चे में लॉजिक और रीजनिंग डेवलप हो जाती है। लेकिन लॉजिक और जो रीजनिंग डेवलप हो रही है वो मूर्त वस्तुओं को लेकर होगी। प्याजेट की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज लेटर चाइल्डहुड ही है। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है वो सारी आपकी लेटर चाइल्डहुड में आएंगी। यानी यहाँ पर बच्चे के सामने जो चीजें प्रेजेंट हैं उन पर ये लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं। उन पर लॉजिक लगाने का मतलब क्या है? कोई चीज का कलर कैसा है, कोई चीज की शेप कैसी है, वो देखकर बता सकते हैं। पजल जो उसके सामने प्रेजेंट है, मूर्त मूर्त ऐसी वस्तुएं जिनको बच्चा टच कर सकता है, फील कर सकता है, उनके साथ एक्टिविटी कर सकता है, ऐसी चीजों पर वो लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर तीन चीजें हैं, ये ट्रायंगुलर शेप मैंने यहाँ पर रखी हुई है। अब आप बच्चे को कहेंगे ए है, ये बी है, ये सी है, तो अब इसको अरेंज करें। आप बच्चे को कहेंगे कि ए है वो स्मॉलर देन बी है, बी है
वो स्मॉलर देन सी है, तो क्या ए स्मॉलर देन सी होगा? अब बच्चा ये देखकर बताएगा कि ए है वो सी से छोटा होगा। यहाँ पर बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आई। आप डायरेक्ट बच्चे को ए बी सी करके नहीं पूछ सकते, उसमें बच्चा उलझ जाएगा। लेकिन जो चीजें सामने प्रेजेंट है इन पर वो अपना लॉजिक लगा लेगा। तो ये क्या है, उनका तर्क कॉन्क्रीट मूर्त वस्तु और वास्तविक परिस्थितियों पर होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी डेवलप नहीं हुई है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है। कब? जब बच्चा एडोलेसेंस में जाता है, 12 से 18 साल की उम्र में। यहाँ पर बच्चे में डिसेंट्रिएशन आ जाता है। लास्ट क्लास में हमने अर्ली चाइल्डहुड में पढ़ा था, तो बच्चे में सेंट्रिएशन होता है। सेंट्रिएशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर फोकस कर पाना। डिसेंट्रिएशन आ जाता है, बच्चा किसी समस्या के एक से अधिक पहलुओं पर ध्यान दे सकता है। यानी एक ही टाइम पर जब वो लेंथ और ब्रेथ दोनों पर फोकस कर पाता है तो उसको डिसेंट्रिएशन कहते हैं। डिसेंट्रिएशन और कंजर्वेशन है, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। डिसेंट्रिएशन और कंजर्वेशन, डिसेंट्रेशन और कंजर्वेशन है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? संरक्षण करना। जब बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि आकार बदल देने पर मात्रा चेंज नहीं होती। जैसे 1 लीटर आपके पास पानी है, 1 लीटर पानी को चाहे आप जग में रखें, चाहे आप बोतल में रखें, चाहे आप टब में रखें, कहीं पर भी रखें, वो 1 लीटर ही अमाउंट रहेगी। ये क्या है? कंजर्वेशन है। लास्ट स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में लेक ऑफ कंजर्वेशन था। बच्चे को लग रहा था जैसे ही शेप चेंज हुई वैसे ही अमाउंट भी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस कर पा रहा था। या तो वो लेंथ पर फोकस कर पा रहा था या वो ब्रेथ पर फोकस कर पा रहा था। इस स्टेज में बच्चा दोनों एस्पेक्ट पर एक साथ फोकस कर पाएगा, लेंथ को भी देखेगा, ब्रेथ को भी देखेगा। क्लियर हुआ? इसको हम पियाजेट की थ्योरी में और डिटेल से भी समझेंगे। सीरिएशन यानी यहाँ पर बच्चे को आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट ला के दें, आप बच्चे को कहें कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही और अवरोही क्रम में अरेंज करें, बच्चा इजीली कर लेगा। छोटे से बड़े में कर देगा, बड़े से छोटे में अरेंज कर देगा। ये सीरिएशन होती है। इस स्टेज को क्रिएटिव एज कहा गया है। क्रिएटिव एज क्यों कहा गया है? यहाँ पर बच्चा अपने सराउंडिंग को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करता है। यहाँ पर वो ड्राइंग करने से लगता है, क्राफ्ट करने लगता है, राइटिंग करने लगता है, क्रिएटिव एक्टिविटी करता है। यहाँ पर बच्चा किसी भी समस्या का नए तरीके से समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। इसीलिए इस स्टेज को क्रिएटिव एज कहा गया है। इस स्टेज को गैंग एज कहा गया है। इस स्टेज को एलिमेंट्री एज कहा गया है, स्कूल एज कहा गया है। एलिमेंट्री स्कूल एज, गैंग एज और क्रिएटिव एज, और यहाँ पर डेलिक्वेंसी की पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग रूल्स। अगर हम मोरलिटी की बात करें तो यहाँ पर बच्चा रूल्स को समझने लगता है। जो समाज ने नियम कानून कायदे बना दिए उनको कॉपी पेस्ट करना है बिना अपना दिमाग लगाए। अगर ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है तो करना ही है। रेड लाइट हो गई तो आप आगे नहीं जा सकते, चाहे आपकी कोई भी इमरजेंसी हो। रूल्स डिवाइन है, रूल्स को फॉलो करना ही है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। बच्चों को ये लगता है कि रूल्स ही गॉड है, रूल्स ही भगवान है, उनको हमें फॉलो करना है किसी भी कंडीशन में। ये यहाँ पर सामाजिक रूल्स को बच्चा समझता है, सही और गलत के बीच में अंतर बेहतर ढंग से समझने लगता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के लिए सही और गलत क्या था? रिवॉर्ड और पनिशमेंट। रिवॉर्ड मिला तो वो चीज सही है, पनिशमेंट मिला तो वो चीज गलत है। यहाँ पर जो रूल्स बना दिए उनको उसने फॉलो करना है। और जब बच्चा एडोलेसेंस में जाएगा तब उसे समझ में आएगा कि रूल्स है वो हमारे लिए बने, हम रूल्स के लिए नहीं बने। जहां पर रूल्स में चेंज करने की पॉसिबिलिटी है, चेंज करने की जरूरत है, वहां पर आप रूल्स को चेंज कर सकते हैं। ये बच्चे में कब आता है? एडोलेसेंस में आता है, किशोर अवस्था में आता है। समझिए लैंड ऑर्डर ओरिएंटेशन जो मैंने अभी आपको बताई, लैंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की बात करते हैं। कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में ये हम और डिटेल से पढ़ेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा सामाजिक नियमों और व्यवस्था को महत्व देते हैं। स्कूल रूल्स का पालन करना, लाइन में खड़ा होना, फेयर प्ले में विश्वास करना। उसके बाद ये था आपकी लेटर चाइल्डहुड की अवस्था, 6 से 12 वर्ष या 12 से 13 वर्ष कहा जा सकता है। इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी तक होती है। इस अवस्था में बच्चा अधिक इंडिपेंडेंट बनना चाहता है और पीयर ग्रुप का प्रभाव यहाँ पर बढ़ जाता है। इसको हम गैंग एज कहते हैं क्योंकि बच्चा ग्रुप में रहता है। इसको हम क्रिएटिव एज कहते हैं क्योंकि बच्चा नई नई चीजें करना चाहता है। इसको हम क्या कहते हैं? और एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं क्योंकि बच्चा एक फॉर्मल स्कूल में जाने लगता है। इस स्टेज को लेटेंसी एज भी कहा था। लेटेंसी एज किसने कहा था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सुसुप्त अवस्था,
सुषुप्त अवस्था यानी यहाँ पर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो रुका हुआ सा महसूस होता है। ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।